हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था, यानी हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डायग्राम के साथ बताया था कोशिका की संरचना। ठीक है, तो पहले हमने कोशिका झिल्ली को कवर कर लिया। आज हम कोशिका भित्ति को और केंद्रक को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको पहले डिटेल में थोड़ा बहुत बता रखा है। जैसे आपको पता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और ये आपको डिटेल में पता है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो आपको पता है कि कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या फिर ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये कोशिका दिखाई दे रही है, इसके चारों ओर आपको तीन आवरण दिखाई देंगे। देखिए, 1 2 3। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने आवरण पाए जाते हैं? 3। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका देखेंगे आप, तो यूकैरियोटिक कोशिका दो टाइप की होती है। एक जंतु की कोशिका, यानी जो मनुष्य किस में आएगा, जंतु में आएगा। ठीक है, और एक प्लांट की कोशिका यानी पादप की कोशिका, पेड़ पौधे की कोशिका। ठीक है, अब जो जंतु कोशिका देखेंगे उसके चारों तरफ सिर्फ एक ही आवरण दिखाई देता है। ठीक है, एक ही झिल्ली दिखाई देती है जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया। ठीक है, बट जब हम पादप की तरफ देखते हैं तो पादप में क्या होता है कि एक तो कोशिका झिल्ली है, एक आवरण ये है और एक आवरण ये है, यानी दो आवरण दिखाई दे रहे हैं ना, चारों तरफ दो परतें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, जो पहले वाली झिल्ली है उसको कोशिका झिल्ली ही कहेंगे और दूसरे वाली को क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या जंतु में कोई ऐसी कोशिका भित्ति या कोई ऐसी संरचना पाई जा रही है? नहीं, खुलेआम दिख रहा है ना कि यहाँ कोई भी ऐसी संरचना नहीं पाई जा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही परत है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और जबकि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें 3 परतें दिखाई देती हैं। कोशिका झिल्ली, पहली परत को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सबसे भीतरी परत होती है, और ये जो भीतरी परत होती है ये अंदर की तरह फोल्ड होकर एक प्रवध की तरह एक संरचना बनाती है जिसको बोलते हैं मीसोसोम। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य होता है श्वसन का, जो यूकैरियोटिक कोशिका में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेम इसका काम यहाँ पे है। दूसरी परत है इसकी कोशिका भित्ति। ठीक है, और तीसरी परत, लास्ट अंतिम परत है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह ना तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है क्या नहीं, ये सब आपको डिटेल में पता है। ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में यहाँ मैंने आपको दो कोशिकाओं, एक कोशिका का चित्र, एक कोशिका का ये, यानी दोनों कोशिकाओं को, जैसे मान लीजिए जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। और कोशिकाएं क्या होती हैं? कई कोशिकाएं इकट्ठी होकर कुछ समूह बनाती हैं जिसको हम टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो पीछे चित्र देखा वो एक कोशिका है। ठीक है, और हमारे शरीर में लाखों अरबों करोड़ों कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक कोशिका को जूम करके और एक कोशिका को एक कोशिका ये, इन दोनों को जूम करके दिखाया है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ डबल लेयर पाई जा रही है। ठीक है, डबल लेयर पाई जा रही है, यानी दोहरी झिल्ली पाई जा रही है, जबकि जंतु कोशिका में एक ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि जो कोशिका भित्ति है इसकी खोज किसने की थी? तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा मेन पॉइंट क्या आएगा इसका कि प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक, ठीक है, दोनों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, दोनों में क्या होता है? पाया जाता है। बट जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केवल पादप में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। आपने देखा लास्ट में, क्या जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति दिखाई दे रही थी? नहीं, उसमें सिर्फ एक ही आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली और पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका झिल्ली और पादप कोशिका। अगर देखिए क्वेश्चन इस तरह से आया, अगर कि कथनों में आया कि ये पूछने के लिए कि कौन सा कथन सही है, ठीक है,
ऐसे आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहेगा तब तो कहेंगे यस, ठीक है, यानी दोनों में पाई जाती है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। बट अगर ये पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक में क्या होगा, जंतु में नहीं पाई जाती, प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। वो डिपेंड ऑन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा और उससे आप आराम से इजी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा मेन पॉइंट क्या है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है। आगे इसका कार्य हम पढ़ेंगे अच्छे से कि इसका क्या कार्य है, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं फिर पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसकी बेसिक पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जो जीवाणु होता है, ठीक है, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की, ठीक है, पेप्टोग्लाइकेन। अगर ये पूछा जाए कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो क्या लगाएंगे आप, पेप्टोग्लाइकेन, ठीक है। पौधे की सेल्यूलोज किसकी बनी होती है, पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, ठीक है। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कवक या फंजाई जिसको बोलते हैं, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। याद रखेंगे किसकी, याद कर लेना इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये बढ़ाता है कवक वाला, ठीक है, कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप क्या लगाएंगे, काइटिन की, ठीक है। उसके बाद शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप लगाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये चार जो फैक्ट हैं ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि जीवाणु की किसकी बनी है, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है, कवक की किसकी पाई जाती है, शैवाल की किसकी पाई जाती है। देखिए जीवाणु हुआ, शैवाल हुए, ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जंतु पौधे हुए, कवक हुए, ये कैसी हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक में तो कोशिका भित्ति पाई जाएगी, ठीक है, बट यूकैरियोटिक में केवल प्लांट में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, जबकि उसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। किसमें नहीं पाई जाती, जंतु में नहीं पाई जाती, ठीक है। अब हम इसकी कोशिका भित्ति की, ये जो हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति की अगर हम संरचना देखना चाहें कि संरचना कैसी होती है, ठीक है, तो इसकी संरचना में क्या होता है, इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और माध्यमिक स्तर, जिसको बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसके 3 स्तर होते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति की संरचना में कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर, यानी 3 लेवल होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं। ये जो आपको बाहरी संरचना दिखाई दे रही है कोशिका की, ये है कोशिका भित्ति, ठीक है। जो पादप की कोशिका की जो सबसे बाहरी संरचना होती है वो होती है कोशिका भित्ति, और जो अंदर वाली परत दिखाई दे रही है ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। दोनों में अंतर है, अंदर वाली क्या है, कोशिका झिल्ली, और ये क्या है, कोशिका भित्ति, और ये बीच में केंद्रक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको ना जो ये कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति है सबसे बाहरी परत है, इसको अगर हम जूम करके देखें, यानी अच्छे क्वालिटी के जो इलेक्ट्रोस्कोप्स होते हैं, सूक्ष्मदर्शी, अगर उनके द्वारा अगर इसको जूम करके देखा जाए तो हमें ना इस तरह की संरचना दिखाई देती है, ठीक है। यानी उसमें 3 स्तर होते हैं। तो कैसे, जैसे मान लीजिए जो मैं इस चीज़ को जूम कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो बाहर कोशिका भित्ति है ना, इसकी एक परत को जूम करके दिखाता हूँ कि उसमें क्या होगा। उसमें 3 स्तर पाए जाएंगे आपको, ऐसे। अगर मैं इसको निशान लगाना चाहूँ ऐसे,
अगर इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने कोशिका भित्ति को जूम किया तो मेरे को ऐसी 3 संरचनाएं दिखाई दी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये इसका क्या है, प्राथमिक स्तर, ठीक है, और ये माध्यमिक स्तर, ठीक है, और ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति होती है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और माध्यमिक, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है, आपको पता है कोशिका झिल्ली में जब हमने पढ़ा था कि जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, फ्रिंज पाए जाते हैं। फ्रिंज मतलब छोटे छोटे होल यानी सरंध्र बोलते हैं जिसको, ठीक है। सेम इसमें होता है कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में भी क्या होता है, छोटे छोटे फ्रिंज पाए जाते हैं, या आप ये कहें सरंध्र या फिर होल, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता है कि ये सारा क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये क्या है, कोशिका द्रव्य। तो जो ये फ्रिंज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, दोनों जुड़ी हुई हैं, किसके जरिए जुड़ी हैं, कोशिका भित्ति के जरिए जुड़ी हैं, ठीक है। जो ये फ्रिंज है, जो फ्रिंज है, तो उससे क्या होता है कि एक कोशिका के अणु या कोई कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका में चला जाता है, यानी एक दूसरे को क्या प्रदान करते हैं, परिवहन प्रदान करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या प्रदान करते हैं, परिवहन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे, अब इसको ना आप ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरा एक कोशिका बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो ये बाहर की जो कोशिका भित्ति है उसका एक ये जूम करके एक चित्र है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो बाहर की कोशिका भित्ति होती है उसमें कितनी संरचनाएं, 3। अब देखिए इसका काम क्या है, जो ये माध्यमिक यानी मिडल लैमेला बोलते हैं इसको, जो मिडल लैमेला होता है, इसी की वजह से एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या होता है, आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि जैसे मान लीजिए एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो जो माध्यमिका होती है, मिडिल लैमेला होता है, कोशिका भित्ति का जो मिडिल लैमेला होता है, उसी की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे के से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसका जो माध्यमिक स्तर का जो मिडिल लैमेला है, इसका क्या काम है, कोशिका को आपस में जोड़कर रखना, ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या है, कोशिका को आपस में जोड़कर रखना, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका आपस में किस परत की वजह से जुड़ी रहती है, तो आप कहेंगे कोशिका भित्ति की वजह से। अगर और अंदर ऑप्शन हो तो आप कहेंगे मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला या माध्यमिक कोशिका भित्ति की एक परत होती है, माध्यमिक स्तर, और उसी की वजह से क्या होता है, ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जगह जगह क्या होते हैं, इस जो ये कोशिका भित्ति है इसमें क्या होता है, जगह जगह फ्रिंज पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रिंज मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों की वजह से क्या होता है, आपको पता ही है, इन छिद्रों की वजह से क्या होगा, यानी एक कोशिका का जो एक कोशिका है उसका कोशिका द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका से क्या होता है, शेयर होता है, यानी इसका कोशिका का द्रव्य इसमें चला जाता है, इसका द्रव्य इसमें चला जाता है, इसके अणु इसमें चले जाते हैं, इसके अणु इसमें चले जाते हैं, किसकी वजह से, छिद्र की वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार का जो परिवहन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर पूछा जाए प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कि कोशिका भित्ति के द्वारा, कोशिका भित्ति में कई क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, कोशिका द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके कार्य की बात करें कि जो कोशिका भित्ति है इसका कार्य क्या है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मुख्यतः इसका काम है कि कोशिका को
दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ता यानी या मजबूती प्रदान करना, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कोशिका को मजबूती या दृढ़ता कौन प्रदान करता है, तो क्या लगाएंगे, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका में, प्लांट में, ठीक है, एनिमल में नहीं, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, याद रखेंगे, जंतु में नहीं पाई जाती, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, दृढ़ता कैसे प्रदान करता है, ये देखना जरा। देखिए पहला कार्य क्या है कोशिका भित्ति का, कोशिका को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है कि जैसे जो कोशिका भित्ति होती है, जो वातावरण के, पर्यावरण के जो बाह्यक घटक होते हैं, जैसे छोटे छोटे अणु या अवांछनीय घटक जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं, ठीक है, या जानलेवा है कोशिका के लिए, तो उनको अंदर आने से क्या करती है, रोकती है। यानी बायो घटकों से क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे जीवाणु हुआ या फिर कोई भोजन का कोई टुकड़ा हुआ जिससे कोशिका को कोई क्षति पहुंच सकती है, ठीक है, ऐसे कारकों को क्या करती है, अंदर आने से रोकती है, ठीक है। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, बाह्य घटकों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। आपको पता है कि जो कोशिका भित्ति है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परासरण, ठीक है, यानी विसरण का ही एक प्रकार होता है परासरण, ठीक है। तो परासरण की वजह से क्या होता है, जो पौधे होते हैं जल ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी परासरण की वजह से जो पौधे की कोशिका होती है वो क्या करती है, जल ग्रहण करती है, ठीक है। तो अगर कई बार क्या होता है कि अगर परासरण की वजह से, कई बार क्या होता है कि अगर परासरण की वजह से, आपने परासरण की घटना लास्ट क्लास में पढ़ी थी, क्या होता था उसमें कि जो अगर बाहर जल की सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम है, तो क्या होता था, जल कोशिका के अंदर चला जाता था, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही इसमें होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें जो कोशिका होती है, अगर परासरण की वजह से क्या होता है, जल की हानि होने लग जाए। जल की हानि का मतलब ये है कि कोशिका के अंदर जल कम जाए और निकले अधिक, ठीक है, या कहीं हम अंदर कम जाए जल और बाहर निकले अधिक, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। आप संकुचित भी बोल सकते हैं और सिकुड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात है। कोशिका क्या होती है, ऐसे जैसे मान लीजिए कोशिका है, अगर अधिक जल बाहर जाएगा, ठीक है, और कम अंदर आएगा, तो ये क्या हो जाती है, ऐसे संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। इस घटना को क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य कुंचन। तो आप इसको एक एक नोट्स बना के लिखेंगे, ठीक है। जीव द्रव्य, अगर आपसे पूछा जाए कि जीव द्रव्य कुंचन क्या है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि परासरण के द्वारा जब कोशिका भित्ति से जल अधिक मात्रा में निकल जाए या जल की हानि होने लगे, तो कोशिका क्या होती है, संकुचित हो जाती है, इसी को बोला जाता है जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, दिया हुआ आपके, जो अब ये तो पता है आपको कि जो कोशिका होती है जल किस विधि से ग्रहण करती है, परासरण की वजह से, ठीक है। परासरण की जो प्रक्रिया है वो केवल जीवित कोशिका में ही पाई जाती है, जीवित कोशिका में ही पाई जाती है। मृत कोशिका में परासरण की विधि नहीं पाई जाती, ठीक है। आप याद रखेंगे, जो मृत कोशिका होती है उसमें परासरण की कोई भी तरह की विधि नहीं पाई जाती, केवल किसमें पाई जाती है, जीवित कोशिका में, ठीक है। यह है कि कह सकते हैं कि जो जल ग्रहण करने की क्षमता है वो केवल जीवित कोशिका में होती है, मृत कोशिका में नहीं। या परासरण की प्रक्रिया जीवित कोशिका में होती है, मृत कोशिका में नहीं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो अगर कोशिका भित्ति से कोई प्रश्न आएगा या कोई भी एग्ज़ाम, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कोई भी एग्ज़ाम आएगा, तो इन्हीं फैक्टों को लेकर आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि कोशिका भित्ति क्या है। अब हम कोशिका का जो अगला अंग है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो है केंद्रक। अब देखते हैं हम केंद्रक के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। आपको पता है कि जो कोशिका होती है
कोशिका के किस बिल्कुल केंद्र में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। ये केंद्र में पाई जाती है, इस वजह से क्या होता है, इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली नग्न आंखों से तो हम कोशिका को भी नहीं देख सकते थे, ठीक है, बट जब माइक्रोस्कोप के जरिए, हाई लेवल के माइक्रोस्कोप के जरिए जब कोशिका को जूम करके देखा गया, ठीक है, तब भी केंद्रक की संरचना दिखाई नहीं दी थी, ठीक है। उसको देखने के लिए सही ढंग से एक संरचना दिखाई दी थी, पर उसको सही ढंग से समझा नहीं गया था। बट उसको सही ढंग से देखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि केंद्र की खोज किसने की, ठीक है। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि केंद्र की खोज किसने की है, तो क्या लगाएंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया था कि जब कोशिका को जब जूम करके देखा गया तो उसमें क्या किया, जो उसका केंद्रक था उसमें कुछ विलयन मिलाए, कैसे, आयोडीन या फिर मेथालीन या फिर सेफ्रानिन, ये कुछ टाइप के क्या थे, विलियंस थे जिनको केंद्रक में मिलाया गया। और इससे क्या हुआ, इसकी वजह से जो केंद्रक वाला भाग था वो क्या हो गया, रंगीन हो गया, कलरफुल हो गया, जिसकी वजह से उसको आसानी पूर्वक देखा गया और उसकी स्टडी की गई, ठीक है। तो ये क्या थे, आयोडीन मेथिलीन विलियन थे जिसकी वजह से केंद्रक को देखा गया, ठीक है। ये 2-3 फैक्ट हैं आपको पता होने चाहिए। अब ये मैं इसकी डिटेल संरचना बताऊंगा, ठीक है। अगला जो इसके बारे में जो मेन पॉइंट हो सकता है वो है कि केंद्रक क्या है, मतलब केंद्रक के चारों तरफ कितनी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था जो कोशिका अंग है वो 3 प्रकार के हैं, एक तो झिल्ली रहित और एक झिल्ली युक्त और एक सिंगल झिल्ली और एक डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन और एक झिल्ली रहित, ठीक है। तो जो केंद्रक है उसके चारों तरफ कितने आवरण पाए जाते हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं। यानी ये कैसा अंग है, दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि केंद्रक कैसा अंग है, दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है। आगे अगर हम इसकी संरचना के बारे में देखें कि इसकी संरचना, पहले इसके कुछ फैक्ट हैं वो कवर कर लेते हैं, फिर इसकी संरचना मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी संरचना क्या है, फिर इसके कार्य है, ठीक है। सामान्यतः आप देखेंगे कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, इसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं, ठीक है। या हम कहें कि एक कोशिका में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। एक कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, एक ही केंद्रक पाया जाता है। बट एक पैरामीशियम जीव होता है, ये चप्पल के आकार का जीव होता है, ठीक है। पैरामीशियम जीव होता है, उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा जीव बताएं जिसमें 2 केंद्रक पाए जाएं, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, पैरामीशियम। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, केंद्रक पाया ही नहीं जाता। जैसे मान लीजिए आपको पता है आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ठीक है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको डिटेल में आगे केंद्रक के बारे में स्टडी करेंगे ना, क्योंकि केंद्रक के अंदर मैंने आपको बताया था डीएनए पाया जाता है, ठीक है, और गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता तो लोगों का डीएनए चेंज हो सकता था। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को जब ब्लड की कमी होती है तो हम उसको ब्लड देते हैं, ठीक है, हम उसको क्या देते हैं, आरबीसी डोनेट करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम आरबीसी डोनेट करते हैं, क्योंकि उसमें ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, जिससे ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ब्लड दिया तो आप मेरी संतान हो जाओगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, बट आरबीसी में नहीं पाया जाता। जब भी तो हम एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं, नहीं अगर ब्लड दे, अगर ऐसे इसमें केंद्रक पाया जाता तो सबका डीएनए चेंज हो सकता था आसानी से, ठीक है। तो याद रखेंगे आरबीसी की जो कोशिका होती है, रक्ताणु की कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। और एक होते हैं पौधों में संवहनी चालनी नलिका, इसमें भी क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। पौधों में भी कोशिका होती है संवहनी कोशिका, उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। आप याद रखेंगे
एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, बट पैरामीशियम में कितने हैं? 2 केंद्रक। ठीक है। आरबीसी में क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता, सभी चाली कोशिका में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है। और आपको पता ही है कि जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस देख रहे थे, तो उसमें हमने यही देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि केंद्रक होता है वो विकसित नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, कोशिका विभाजित नहीं हो पाती और एक ही कोशिका से वो जीवित रहता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। मेन पॉइंट बस डिफरेंस यही था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक एब्सेंट था और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें डेवलप केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। अगर मैं इसके संगठन की बात करूं कि केंद्रक किस किस से मिलकर बना है, संगठन का मतलब होता है कि किस किस से मिलकर बना है। ठीक है। तो इसमें प्रोटीन है 70% के लगभग। ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा अगर पूछा जाए कि केंद्रक में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, तो आप क्या लगाएंगे? प्रोटीन की। ठीक है। उसके बाद डीएनए है 10%। ठीक है। डीएनए की मात्रा कितनी है? 10%। उसके बाद आरएनए है 2 से 3%। ठीक है। उसके बाद फास्फोलिपिड है 3 से 4%। ठीक है। प्लस कुछ मेटल्स भी पाए जाते हैं, कुछ धातुएं भी पाई जाती हैं बहुत ही कम मात्रा में, बट पाई जाती हैं बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा केंद्रक की संरचना है, या केंद्रक इन्हीं सभी को मिलाकर तैयार होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक के संगठन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप क्या लगाएंगे? प्रोटीन। क्या नहीं पाया जाता, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। आपको पता है कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि क्या केंद्रक की संरचना में धातुएं पाई जाती है, तो आप कहेंगे यस, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। अब हम इसकी अगर संरचना देखना चाहें, ठीक है, अब हम इसकी संरचना देखते हैं। देखिए ये केंद्रक है। ठीक है। अब मैं इसको बड़ा करके बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक 3D पिक्चर है। ये एक मैं आपको 3D पिक्चर दिखा रहा हूँ केंद्रक का। ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, इसको ऐसे कर लेना, गोल। ठीक है। ये केंद्रक का एक 3D पिक्चर है। जैसे मान लीजिए ये केंद्र क्या होता है, गोल है। मैंने इसका ये वाला भाग क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है। ये वाला भाग काट के बाहर निकाल दिया। ये भाग मैंने इसलिए काटा है जिससे हम इसके जो केंद्र के अंदर की संरचना है उसको सही ढंग से स्टडी कर पाएँ। ठीक है। तो ये वाला भाग मैंने काट के अलग कर दिया और ये वाला भाग दिखा दिया। ठीक है। तो केंद्रक में क्या होता है कि आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक की क्या है, आंतरिक झिल्ली। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि केंद्रक में क्या होता है, डबल झिल्ली होती है। ठीक है। यानी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है ये। तो ये इसकी आंतरिक झिल्ली और ये इसकी बाहर की केंद्रक झिल्ली। ठीक है। इसमें क्या होती है, 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। और केंद्रक में क्या होता है, जगह जगह पे क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं या फिर केंद्रक छिद्र बोलते हैं। पूरे केंद्रक में क्या होता है, जगह जगह क्या पाए जाते हैं, फ्रिंज या छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। इनका मुख्य कार्य क्या है केंद्रक छिद्र का, कि जो यहाँ का जो कोशिका द्रव्य है वो क्या होता है, कोशिका केंद्र के अंदर आसानी से आ जा सकता है। यानी कोशिका द्रव्य को क्या करता है, परिवहन प्रदान करता है। सिंपल कहें तो क्या करता है, कोशिका द्रव्य को परिवहन प्रदान करता है। ठीक है। इसी केंद्र के अंदर एक बड़ी एक संघनन अवस्था में, कंडेंस फॉर्म में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते थे हम केंद्रिका। ठीक है। जिसको क्या बोलते थे हम, केंद्रिका। ठीक है।
और इसमें क्या होता है, एक धागे नुमा ऐसे संरचना बिखरी होती है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अब इसका क्या रोल है, कैसे बनता है, ये सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें। जो कंडेंस फॉर्म में संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, केंद्रिका। और जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। और जो इसके अंदर जो ये द्रव पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक द्रव्य। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये तो आपने संरचना देख ली इसकी, तो इसकी संरचना में क्या क्या पाया गया आपको, केंद्रिका प्लस क्रोमैटिन धागे, यही क्रोमैटिन धागे आगे जाकर क्या बोलते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ये हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे गुणसूत्र का निर्माण करते हैं ये, ठीक है। प्लस क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो संरचना में क्या क्या पाई जाती है इसके, केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे, गुणसूत्र जो आगे जाकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, दूसरा केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें जगह जगह क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम केंद्रक छिद्र बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप और देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो डबल झिल्ली अंग है, ये दोहरी झिल्ली युक्त अंग है केंद्रक। जैसे मान लीजिए एक झिल्ली ये है इसकी और एक झिल्ली ये है, ये इसकी इनर कोर है और इसकी आउटर कोर है, ठीक है। तो इन दो झिल्लियों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसको बोलते हैं परिकेंद्री, ठीक है, परिकेंद्री अवकाश। तो अगर पूछा जाए कि केंद्रक की झिल्ली के बीच में, केंद्रक की दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, खाली अवकाश पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवकाश मतलब खाली स्थान, ठीक है। तो वो खाली स्थान को क्या बोलते हैं, परिकेंद्री अवकाश, ठीक है। अगर हम इसके कार्य की बात करें कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये एक अवरोधक की भूमिका निभाता है। अवरोधक का मतलब ये क्या करता है कि जो केंद्रक का जो केंद्रक द्रव्य है, ठीक है, और जो बाहर कोशिका का द्रव्य है, किसके किसके बीच में अवरोधक की भूमिका निभाता है ये, एक तो है एक केंद्रक द्रव्य के बीच में प्लस कोशिका द्रव्य के बीच में, ठीक है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में क्या करता है, अवरोधक की भूमिका को निभाता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इसकी जो मुख्य कार्य है केंद्रक का वो आपको बताता हूँ, कार्य, ठीक है। कार्य पर डिस्कस करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके कार्य की बात करें तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। केंद्र के अंदर क्या पाई जाती है, धागे नुमा संरचना जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और इसकी खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने, याद रखना किसने की थी, फ्लेमिंग ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर पूछा जाए केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, जबकि क्रोमैटिन की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं ये क्या करते हैं, ये जब कोशिका विभाजित होती है यानी सेल डिवाइड होता है, कोशिका विभाजन के समय वो क्या होता है कि वैसे तो ये कोशिका के अंदर क्या होता है, बिखरे रहते हैं, ठीक है, बट किसी एक झिल्ली के अंदर बिखरे रहते हैं, तभी तो ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा था जो गुणसूत्र थे वो क्या होते हैं, बिखरे हुए हैं ऐसे, उनके चारों किसी भी तरह की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। बट जो यूकेरियोटिक कोशिका है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिन धागे होते हैं वो क्या होता है, झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होना, ठीक है। जब कोशिका विभाजित होती है तो जो ये क्रोमैटिन धागा है तो ये क्या हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में संघनित हो जाता है। जैसे मान लीजिए संघनन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, ठीक है। और संघनन होकर ये किसका निर्माण कर देते हैं, गुणसूत्र का, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो गुणसूत्र का निर्माण है वो किससे हुआ है, क्रोमैटिन धागों से, और कैसे कब होता है, कोशिका विभाजन के समय, ठीक है। और कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चित्र बना के दिखाऊं, गुणसूत्र का चित्र कैसा होता है।
देखिए सामान्यतः जो क्रोमेटिन धागे हैं, आपको ये तो पता चल गया कि गुणसूत्र का निर्माण किससे हुआ है, क्रोमेटिन धागों से, ठीक है। और क्रोमेटिन कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर। सामान्यतः जो क्रोमेटिन होता है केंद्र के अंदर ऐसे धागेनुमा ऐसे संरचना बिखरी हुई होती है, ठीक है, ऐसे धागेनुमा ऐसे से बिखरी हुई है। बट जब कोश का विभाजन होता है तो वो कंडेंस होकर गुणसूत्र का निर्माण कर लेती है। कैसे, वो ऐसे 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 निर्माण कर लेती है, इसको बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र का निर्माण किससे, क्रोमेटिन धागे से। कैसे, कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन धागे थे वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, व्यवस्थित हो गए, संघनित हो गए, उन्होंने ऐसी संरचना बना ली, ठीक है। इसके बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं, एक बिंब के आकार की संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक कोर, काइनेटिक कोर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि काइनेटिक कोर क्या है तो अब क्या लगाएंगे, गुणसूत्रों के बीच में एक बिंब के आकार की संरचना पाई जाती है। बिंब मतलब आर पार देखा जाए उसके आकार की संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक कोर, ठीक है। अब देखिए एक गुणसूत्र इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्चुअली गुणसूत्र बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से, ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन से, क्योंकि इसी गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं। और आनुवांशिक गुण पता ही आपको क्या होते हैं, यानी एक आपके माता पिता से आपके अंदर कुछ गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिता की आंखें नीली हैं, ठीक है, या आपकी माता की आंखें नीली हैं। हो सकता है कि बच्चे में से किसी बच्चे की, चाहे लड़के की चाहे लड़की की आंखें क्या हो, नीली हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं, ठीक है। आनुवांशिक गुण होते हैं जो एक माता पिता से उसकी संतान की ओर जाते हैं, ठीक है। और यही आनुवांशिक गुण कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र में। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागों में, और क्रोमेटिन धागे केंद्र के अंदर। इसी वजह से केंद्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको जो पहले अभी बताया था कि जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यही कारण है कि हम आरबीसी को क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड के भी 3 भाग है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम जो डोनेट करते हैं वो कौन सा भाग करते हैं, आरबीसी, बिकॉज उसमें क्या पाया जाता, क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो गुणसूत्र का निर्माण है वो क्या है, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो ये गुणसूत्र क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो माता पिता से उसके बच्चों में जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया अब। और इसी जो डीएनए होता है, डीएनए की जो सबसे क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक खंड या इकाई को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। यानी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन केंद्र के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए। और इसी केंद्र की वजह से तो क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसके क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो किसके, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके मुख्य कार्य क्या है, एक्चुअली इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन के समय क्या करना, कोशिका विभाजन के समय एक तो गुणसूत्र बनाना, ठीक है। और कोशिका विभाजन में ही इसका मुख्य कार्य होता है, कोशिका विभाजन का। सेल डिवीजन एक अलग से अपना बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल चैप्टर है सेल डिवीजन, उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। कोशिका का मुख्य कार्य होता है, मुख्य अगर मैं बात करूँ, कोशिका का जो मुख्य रोल है वो है कोशिका विभाजन में, ठीक है, कोशिका विभाजन में। यानी हम कहें कि कोशिका जनन, कोशिका विभाजन को आप कोशिका जनन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण ही होता है, ठीक है। इस वजह से हम कोशिका जनन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कोशिका जो केंद्रक है उसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन में, या फिर कहें कोशिका जनन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोशिका के लिए विकास व परिपक्वन यानी मैच्योरिटी, परिपक्वन प्रदान करता है, ठीक है। किसको, कोशिका को। यह कोशिका के विकास और परिपक्वन प्रदान करता है। और केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में, ठीक है, किसके लिए, कोशिका जनन के लिए, ठीक है। और कोशिका जनन होगा तो क्या होगा, कोशिका का विकास और परिपक्वन यानी मैच्योर होगी, ठीक है। मुख्य कार्य ये है इसका कोशिका का। अब आपको ये भी पता है
कि कई कोशिकाओं में केंद्रक विकसित नहीं पाया जाता। जैसे मान लीजिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिका है उसमें क्या होता है, केंद्रक विकसित नहीं है। केंद्रक तो है बट वेल डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं उनके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले हम बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका है बट उसमें क्या है, वेल डेवलप केंद्रक नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, केंद्रक काय। केंद्रक काय, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक काय क्या है तो आप क्या लगाएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वेल डेवलप केंद्रक या विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, या फिर बैक्टीरिया की कोशिका में विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं केंद्रक काय, ठीक है। तो आई होप आपने केंद्रक के सारे फैक्ट और उसकी संरचना को अच्छे से स्टडी किया। आप इसके नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है, और जब हम टेस्ट लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।